नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आपके लिए आज का साइंस का मॉडल पेपर होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको साइंस का पूरा फुल मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खंड आ में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो 20 नंबर के होंगे, यानी 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। समतल, अवतल, उत्तल या कोई गोलीय। तो याद रखिएगा कि वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण है वो आ हो जाएगा, यानी कि समतल दर्पण। दूसरा है कि शुद्ध वायु होती है एक समांगी मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, यौगिक का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध वायु जो होती है ये हो जाएगी एक समांगी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एल्कीन है। एल्कीन है, यहाँ पर एल्कीन का सूत्र क्या हो जाएगा? C3H6, C2H2, C3H8 या फिर C4H10। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, C3H8, C4H10 या C2H6। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र तो C3H8 हो जाएगा। अगला है पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है फ्लोएम, रंध्र, पित्त या मज्जा या जाइलम। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही होगा, यानी हो जाएगा पौधों में जल के परिवहन हेतु जाइलम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि शुक्राणु का निर्माण होता है शुक्रवाहिनियों में, अंडाशय में, वृषण में या यकृत में। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वृषण में होता है, यानी सा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कॉलम आ से कॉलम बा में क्या करना है? सुमेलित करना है और सुमेलित करके बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका निर्माण क्या होता है? तो मूर्ति का निर्माण करने में इसका प्रयोग करते हैं, यानी ये यहाँ पर हो जाएगा। कास्टिक सोडा क्या होता है? साबुन का निर्माण करने में। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, ये प्रति अम्ल, और ब्लीचिंग पाउडर ये हो जाएगा कीटाणुनाशक, यानी ऑप्शन यहाँ पर बा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर है एंटीमनी क्या है? एक धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। एंटीमनी क्या हो जाएगा? तो एंटीमनी एक उपधातु है। अगला है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र CmI2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? MO2, MO, M2O3 या फिर M2O। तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो याद रखिएगा MO हो जाएगा। अगला है दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे या नेत्र लेंस पर। तो दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पीछे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परास है। तो ये हो जाएगा 400 से 800 नैनोमीटर। अगला है कि यदि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण R हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। ठीक है, तब अपवर्तित किरण विचलित होगी, कहाँ पर होगी? तो याद रखिएगा साइन I बट्टे साइन R। अगला है निम्न में ऊष्मा शोषी प्रक्रिया क्या है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? तो आप जानते हैं ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा को ग्रहण करना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl। अगला है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र तो याद रखिएगा Na2CO3 × 10H2O। अगला है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान कितना होता है, यानी लगभग कितना होता है pH मान? तो ये हो जाएगा ये लगभग 5.2 होता है। अगला है कि हार्मोन क्या है? ठीक है, हार्मोन के बारे में पूछा गया। हार्मोन क्या है? तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? जटिल कार्बोनेट है। हार्मोन क्या है? जटिल कार्बोनेट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आहार नाल के पेशीय संकुचन को परिसंचरण कहते हैं। 19 नंबर है कि ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा या प्रोटीन और वसा दोनों। तो यहाँ हो जाएगा प्रोटीन।
क्वेश्चन नंबर 20 है मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़े होते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा हमने करवा दिया। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका वर्णनात्मक प्रश्न, और वर्णनात्मक प्रश्न जो होंगे आपके वो 4-4 नंबर के होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए हमने पहले से क्वेश्चन लिख रखा है ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो और जल्द से जल्द हम आपको इसका आंसर बता दें। तो जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है, ठीक है, जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां जो होती हैं वो सिकुड़ कर लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याओं को छोटी कर देती हैं। ठीक है, जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है तो क्या होता है, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और लेंस के तल की वक्रता त्रिज्या को छोटी कर देती हैं। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी को कम करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है, या इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाइए। वर्ण विक्षेपण क्या है? तो समझिएगा कि प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का 7 रंगों में बंट जाना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका अर्थ है रंगों का मिश्रण। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण है और इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो आप जानते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें निकट दिखाई देता है लेकिन दूर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जैसा कि हमने लिख भी रखा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की या फिर निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। ठीक, पूछा गया है इसके निवारण के लिए क्या है? तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस से जो बना हुआ चश्मा है वो दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि किरण आरेख खींचकर बताना है आपको कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और दूसरा बताना है ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम खींचकर एक अलग वीडियो में सारे के सारे इम्पोर्टेंट ग्राफ जो हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है, कि किरण आरेख का उपयोग अवतल दर्पण द्वारा और बने प्रतिबिंब स्थिति की प्रकृति क्या होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, क्या होता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा क्लोरीन गैस निकलती है, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, इससे क्लोरीन गैस निकलती है, यानी कि CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस CO2। ठीक है, तो गिव्स आउट क्या हो जाएगा? CaCO3। ठीक है, देखिए CaCO3, इसका मतलब ये यहाँ से Ca लिया गया और देखिए CO यहाँ पर कितना है, O कितना है, ये वाला C यहाँ लिखा गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, एक ऑक्सीजन यहाँ लेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो CaCO3 हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ Cl2 बचा, तो पीछे लिख दिया गया Cl2। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने लिया था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये Ca जो है यहाँ पर हमने लिखा, उसके बाद में ये CO2, ये CO लिखा, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, एक यहाँ है, तो 2 और 1 3, तो वही हो गया CO3, और प्लस में जो बचा ये Cl2, इसको यहाँ पर लिखा। दूसरा क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है?
तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकलती है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2NaHCO3 और प्लस H2SO4। ठीक है, तो जब गिव्स आउट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? Na2, देखिए आगे लगा हुआ है 2, इसका मतलब यहाँ पर Na यानी सोडियम कितना है? 2 है, तो हमने लिखा Na2। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा? SO4 यानी ये लिख दिया। ठीक है, अब जो बचा 2H2O और प्लस 2CO, तो वो हमने लास्ट में कर दिया। ठीक, अगला है आपका कि सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने का सोडा को गर्म करते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसका समीकरण जो हो जाएगा 2NaHCO3 गिव्स आउट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये हो जाएगा। और चौथी रिएक्शन आपकी है कि विरंजक चूर्ण की क्रिया तन सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। ठीक है, तो क्या होता है? तो देखिए, जब विरंजक चूर्ण की तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होगी तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण तन सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका मतलब H2SO4। ठीक है, तो जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो फिर वही हो जाएगा। यहाँ से देखिए CO और यहाँ से लेंगे SO4, तो ये हो गया CaSO4। ठीक है, उसके बाद में H2O, तो H और 2, देखिए एक O यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो OO2 हो गया यानी H2O, और प्लस में बचा ये Cl2, तो हो गया Cl2। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो इस तरह से ये चारों की चारों जो अभिक्रिया थी वो हमने करके आपको बता दी। इसके बाद में आपको क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षारण और विकृत गंधिता क्या है? संक्षारण क्या है? विकृत गंधिता क्या है? तो संक्षारण की बात कर लेते हैं। तो संक्षारण में आप जानते हैं किसी भी वस्तु का जब क्या होता है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तब यह संक्षारित हो जाती है। इसका मतलब वो नष्ट होने लगती है। ठीक है, जैसे लोहा है, जब उसमें नमी मिलेगी, उसमें वायु मिलेगी तो क्या होगा? संक्षारित होने लगेगा, यानी उसमें जंग लगने लगेगा। जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर, ठीक है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सब संक्षारण की वजह है। ठीक है, उसके बाद अगला आपसे कह रहा है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता में आप जानते हैं कि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन सभी खाद्य पदार्थ में क्या होता है कि एक विशिष्ट प्रकार का स्वाद होता है, एक विशिष्ट प्रकार की महक होती है। ठीक है, और उसको अधिक समय तक रखने पर क्या होता है कि वह खराब होने लगता है, और यही खराब होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि सजीवों तथा निर्जीवों में प्रमुख अंतर लिखिए। ठीक है, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? तो देखिएगा, सजीव और निर्जीव में अंतर, सबसे पहले बात कर लेते हैं सजीव की। तो सजीव का शरीर आकार बदलता है, सजीव का शरीर आकार बदलता है, और निर्जीव का जो होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपको भी पता है कि जो चीज़ें दुनिया में निर्जीव हैं उसमें भला परिवर्तन कहाँ से हो सकता है। ठीक है, अगला है कि स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? ठीक है, तो स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर देखते हैं। तो स्वयं पोषी पोषण जो होता है ये केवल हरे पेड़ पौधों में होता है, और विषम पोषी पोषण की बात करें तो यह सभी जीव जंतुओं में होता है। ठीक है, ये केवल हरे पौधों में होता है लेकिन ये सभी जीव जंतुओं में होता है। अगला अंतर हमने लिखा है कि इसके लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक है। इसके लिए सूर्य का प्रकाश यानी CO2 इत्यादि आवश्यक नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखा कि इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके तीन अंतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका गा है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? ठीक है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका पूछी गई है। तो चलिए समझते हैं कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो हमने लिख रखा है कि हमारे आमाशय में अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका है।
अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्ल के माध्यम से करते हैं और अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। ठीक है। और भोजन के साथ बहुत सारे रोगाणु भी आ जाते हैं जिससे हमारे आमाशय में उपस्थित अम्ल नष्ट कर देता है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर घ है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। ठीक है। तो वहन तंत्र के घटक की बात कर लें तो पहला इसमें होता है जाइलम। जाइलम क्या है? ये खनिजों के जलीय घोल का वहन जड़ों से पूरे पादप में करती है। ठीक है। ये खनिज के जलीय घोल का वहन जो है वो जड़ों से पूरे पादप में करती है। और फ्लोएम की बात कर लें तो ये पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन को पूरे पादप में फैलाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है मास्टर ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है, इसका क्या महत्व है। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मास्टर ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डाईएन्सेफेलॉन नामक संरचना की निचली सतह पर स्थित होती है। इस शरीर की लगभग समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है और इसके पश्च भाग से निकलने वाला प्रमुख हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। ये गर्भावस्था में गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को प्रेरित कर प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आपका जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि अम्ल क्षार और लवण के बारे में आपको बताना है। ठीक है। अम्ल क्षार और लवण के बारे में बताना है, यानी अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। तो अगर अम्ल की बात कर लें तो आपको अच्छे से पता है कि वह तत्व जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन यानी H+ आयन देते हैं। ठीक है। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन देते हैं। जैसे हमने लिख रखा है कि वो पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। जैसे हमने लिखा कि HCl उत्क्रमणीय H+ हमने कहा था हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, देखिए H+ और फिर क्या आ गया Cl- यानी क्लोरीन के आगे क्या लग गया, माइनस लग गया। यानी जो अम्ल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ H+ आयन देते हैं, इसके अलावा कोई भी धन आयन नहीं देते हैं। और क्षार की बात अगर कर लें तो वह यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन यानी OH- देते हैं। इसका मुख्य पॉइंट क्या है कि अम्ल जो होते हैं वो H+ देते हैं, इसके अलावा कोई धन आयन नहीं देते। और क्षार जो होते हैं वो H- देते हैं, इसके अलावा कोई भी ऋण आयन नहीं देते, वो क्षार कहलाते हैं। जैसे कि हमने लिखा है NaOH। अब उत्क्रमणीय में क्या हो गया, देखिए Na+ में हो गया लेकिन OH किस में हो गया, माइनस में, क्योंकि ये OH- ही देते हैं यानी हाइड्रोक्सिल आयन ही देते हैं। अगला है लवण। तो लवण की बात कर ले तो वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- के अतिरिक्त कोई भी ऋण आयन लवण होता है। जैसे कि हमने लिख रखा है ZnSO4 उत्क्रमणीय Zn+ SO4-। तो ये हो जाएगा अम्ल, क्षार और लवण। और 31 नंबर क्वेश्चन आपका है हार्मोन तथा बीकर क्या होते हैं। तो हार्मोन क्या है, आप सभी जानते हैं कि हार्मोन ऐसे रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से सीधे रुधिर में स्रावित होकर सारे शरीर में संचारित होते हैं और इनकी सूक्ष्म मात्रा ही किन्हीं विशिष्ट कोशिकाओं या विशिष्ट अंगों की कोशिकाओं की कार्यकी को वातावरणीय दशाओं, ठीक है, की आवश्यकता अनुसार प्रभावित करती है। और वीकर की बात कर ले तो पाचन क्रिया से संबंधित रासायनिक क्रियाओं में कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ विशेष महत्व के हैं जो इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं तथा चलाते हैं। इन पदार्थों को विकर या एंजाइम कहते हैं। इस प्रकार से
पूरा का पूरा हमने प्रश्न पत्र सॉल्व करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो 29 फरवरी को आपका पेपर होना है साइंस का, इसलिए मेहनत ईमानदारी से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना